राष्ट्र के रूप में चिन्हित करते हैं, अपने आप को इटली का एक अंग मानते हैं। तो अंततः ब्रिटेन की अगुवाई में, है ना, सार्डिनिया की हेल्प से, सार्डिनिया के सहयोग से इटली राष्ट्र का निर्माण हुआ, क्योंकि वहां के लोग चाहते थे ऐसा। लेकिन संप्रभुता उस समय किसी और की थी, है ना, कहीं पर ऑस्ट्रिया की थी, कहीं पर फ्रांस की थी, इस तरह के और भी कंट्रीज थे जिनकी संप्रभुता थी इटली के क्षेत्रों के ऊपर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अंततः वहां के लोकतांत्रिक आंदोलनों के चलते वहां की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, हटना पड़ा, और अंततः एक एकीकृत इटली का निर्माण हुआ। इस चीज को आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, जीएस पार्ट 1 में है आपके थोड़ा सा, तो उसमें ये पढ़ेंगे इटली एकीकृत कैसे हुआ है और कैसे इटली का निर्माण हुआ है। तो उसमें इस बात जब पढ़ रहे होंगे तो इस बात को कई बार जोड़ दिया जाएगा कि वहां पर लोकतांत्रिक आंदोलन चले, फिर अंततः प्लेबिसाइट हुआ। प्लेबिसाइट समझते हैं लोग? लोगों से मत लिया गया कि वो इटली का भाग होना चाहते हैं, फ्रांस का भाग होना चाहते हैं, किसका भाग होना चाहते हैं। तो अंततः लोगों ने एक एकीकृत इटली की मांग की और अंततः एक एकीकृत इटली का निर्माण हुआ। उसके पहले कभी इटली जैसी कोई भूमि थी नहीं, अलग अलग क्षेत्र थे। ठीक उसी तरह जर्मनी के साथ भी हुआ। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यही बात होती है कि अगर लोग चाहते हैं इकट्ठा रहना, तभी वो इकट्ठा रह सकते हैं। अगर लोग अपने शासन के खिलाफ, अपने प्रशासन के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ है, तो एक सरकार जबरन उन्हें अपने काबू में नहीं रख सकती है। स्पेशली आज के दौर में 19वीं सदी के बाद, समझ रहे हो ना, ऐसा असंभव हो गया है कि, है ना, वो लोग जो कि किसी शासन में नहीं रहना चाहते, किसी सरकार में नहीं रहना चाहते, अपना खुद का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, है ना। तो आज वैश्वीकरण का ऐसा दौर है कि अब यह असंभव रह चुका है कि उन लोग को किसी अन्य राज्य का या किसी औपनिवेशिक राज्य का अंग जबरन बना रहना पड़े। मेरी बात समझ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अदरवाइज वो जो राज्य जो ऐसा करता है उसके ऊपर इतना जोर, इतना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, समझ गया ना, उसकी साख बड़ी खतरे में रहती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आज के 7 साल पहले जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते थे और इस तरह की चीजें पढ़ते थे, तो हम समझते थे कि न्यूक्लियर वेपन के इस युग में, जो परमाणु हथियारों का जो नया दौर आ गया है, इस युग में कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा देश किसी अन्य बड़े देश के ऊपर अतिक्रमण कर ले या किसी अन्य छोटे ही देश के ऊपर अतिक्रमण कर ले। ऐसा संभव नहीं होगा। हालांकि यह निष्कर्ष अब गलत साबित हो गया है, जैसे रूस ने यूक्रेन का अतिक्रमण काफी हद तक कर लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? अदरवाइज इसी चीज को ऐसे 7-8 साल पहले अगर मुझे बताना होता या बताना होता तो मैं अलग तरह से बताना होता, लेकिन रूस ने अतिक्रमण करके वो सारी जो लिखी हुई किताबें थी वो गलत साबित कर दी। वरना यह माना जा रहा था कि परमाणु युद्ध के बाद जो न्यूक्लियर वेपन के सबके पास है, न्यूक्लियर वेपन्स, समझ रहे हैं ना, बड़े अस्त्र है, न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं तो भी बड़े अस्त्र, बहुत बड़े बड़े अस्त्र हैं आज की सरकारों के पास। तो ऐसे युग में एक दूसरी थोड़ा सा हल्का सा ठीक है। तो जो परमाणु हथियारों का युग है या बड़े हथियारों का युग है, इस समय यह माना नहीं जा रहा था कि कोई अन्य देश किसी अन्य देश का अतिक्रमण कर सकता है या जबरन उसे अपने शासन के अधीन ला सकता है। ठीक है। हालांकि यह सारी परिभाषाएं, देखो ये कोई साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, मैं तुम्हें एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके आगे पॉलिटिकल साइंस में लिखा रहता है, बताया था ना क्या रीजन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तंत्र होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, है ना, जिसमें हम सामान्य रूप से देखते हैं जैसे साइंस के लॉ काम करते हैं वैसे इसमें भी काम हो रहा होता है। समझ रहे हो ना? जैसे विज्ञान के नियमों के आधार पर हर जगह विज्ञान एक ही तरह का फॉर्मूला होता है ना, चाहे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, चाहे अमेरिका में हो, एक ही तरह का नियम होगा। ठीक उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस को भी देखा गया है कि जहाँ लोकतंत्र समर्थित सरकार होती है वो ज्यादा जीवित रहती है ना, वहाँ पर लोग ज्यादा संतुष्ट रहते हैं, ज्यादा अच्छा जीवन यापन कर रहे होते हैं, और उसके हटाए जाने की, वहां पर विद्रोह की संभावना भी कम होती है। मेरी बात समझे? जहां लोग लोकतांत्रिक तरीका का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां अंतिम विद्रोह की संभावना कम होगी। वहां लोग पहले से ही अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आपस में वाद विवाद करके वो दूसरी सरकार ले आएंगे, दूसरी पार्टी ले आएंगे, अंततः विद्रोह मतलब बड़े विद्रोह की संभावना कम होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए इसे पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड लिया गया इसीलिए लिया गया साइंस। भाई हिस्ट्री में कहा साइंस है? नहीं है। आर्कियोलॉजी में है लेकिन हिस्ट्री में साइंस नहीं है अलग से। समझ रहे हो ना? ज्योग्राफी तो वैसे साइंस बेस्ड है, लेकिन
पॉलिटिकल साइंस के साथ में साइंस से वर्ड क्यों जोड़ा गया, यह दर्शाने के लिए कि जैसे एक तंत्र चलता है वैसे ही पॉलिटी काम करती है। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एकदम वैसा ही नहीं होता जैसे साइंस में होता है। हमने क्या समझा था कि एक देश दूसरे देश का अतिक्रमण नहीं कर सकता न्यूक्लियर युग में, लेकिन अतिक्रमण कर चुका है रूस जो है वो काफी हद तक किसका अतिक्रमण कर चुका है, यूक्रेन का। बहुत सारे देश विरोध भी कर रहे हैं इसका, बहुत सारे नागरिक यूक्रेन के ऑफकोर्स विरोध कर रहे होंगे, वो अपने अपने राष्ट्र को सरप्रभु बता रहे होंगे, उसकी शक्तियों और नागरिक अधिकारों की बात कर रहे होंगे, फिर भी रूस ने अतिक्रमण कर लिया यूक्रेन का। क्या मेरी बात समझाई? तो उस वजह से यह बदलाव थोड़े से हैं, लेकिन वरना मुख्यतः याद रखना है कि 99% केस में ऐसा ही होता है कि अगर लोग चाहते हैं सरकार का बदलना है, किसी एक खास तरह की सरकार चाहते हैं, तो वो किसी न किसी तरह से ले आते हैं। अब अगर यूक्रेन के ही लोग हैं, जब ये सब युद्ध थम जाएगा, अगर यूक्रेन के लोग अगर एकदम से 100% बच्चा अगर रूस के खिलाफ हो जाएगा तो रूस शासन नहीं कर पाएगा यूक्रेन पर। क्या मेरी बात समझे? रूस का शासन तभी रहेगा यूक्रेन के लोगों के समर्थन से, लोगों के समर्थन से ही शासन चलता है। ब्रिटिश कितने बड़े फोर्स थे, ब्रिटिशर्स बहुत बड़ी फौज थी उनकी, बहुत बड़े फोर्स थे, बहुत बड़े बल थे, इसके बावजूद उनका शासन नहीं चल पाया। जब भारतीय एक हो गए तो उनका शासन नहीं चल पाया। मेरी बात समझ? तो ठीक उसी तरह से सब कुछ निर्भर करता है नागरिकों के ऊपर, ठीक है। अगर नागरिक चाहेंगे कि नहीं चले कहीं का शासन तो नहीं चलने देंगे। कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य, कोई भी सरकार, कोई भी देश कितना भी मजबूत हो, लेकिन नागरिकों, अंतिम नागरिक के अधिकारों तक का दोहन नहीं कर सकते। बहुत सारे नागरिक आपस में जुड़े हुए हैं, वो लोग जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं, क्या हमारे तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? हमारे तुम्हारे जानने वाले, घर वाले, अगल बगल वाले, भाई बहन, बहुत सारी जगह काम कर रहे हैं, तो वो सब खुद ही अपनी गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मानते हैं। मेरी बात सुनाई? अगर लगेगा कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करके कुछ करवाना चाह रही है, तो सब खुद ही गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आता? और बताओ, चलो और कुछ पूछना है? कल हम किसके बारे में बात कर रहे थे? लास्ट टाइम तो यात्रा के बारे में बात करें, समाजवाद के बारे में तो पूरी बात नहीं की थी। आगे हम लिखेंगे थोड़ा ज्यादा, है ना? देखो भारतीय संविधान भारतीय संविधान समाजवादी व्यवस्था, ये समाजवाद की स्थापना, समाजवाद की स्थापना को भी समाजवाद की स्थापना को भी एक लक्ष्य के रूप में देखता है। एक लक्ष्य के रूप में देखता है। हालांकि भारत में यह भारत का समाजवाद, ऐसे तो हालांकि भारत का समाजवाद अन्य देशों के समाजवाद की तुलना में अन्य देशों के समाजवाद की तुलना में अन्य देशों के समाजवाद की तुलना में काफी भिन्न है, काफी भिन्न है। कैसे होता है समझ लेते हैं। अन्य देशों में जो समाजवाद की अवधारणा है वह है कि जो भी देश के पास, किसी देश के पास जो भी स्रोत है, जो भी संसाधन
बोल सकते हो, जो कुछ भी है देश के पास, है ना। समाजवादी अवधारणा में माना जाता है वह सब किसका है? सरकार का। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब यहां पर यह सारे स्रोत संसाधन निजी व्यक्तियों के नहीं है ना। निजी व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित या उनके द्वारा या उनके नाम पर जो भी संसाधन है वो असल में इन निजी व्यक्तियों के नहीं है, वो असल में किसके पास है? सरकार के पास है। सरकार इन व्यक्तियों को अपॉइंट कर सकती है इन संसाधनों की देखरेख के लिए या इन संसाधनों का उत्पादन के कारकों के लिए उपयोग करने के लिए, उत्पादन करने के लिए उपयोग करने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अंततः उत्पादन किसके निर्देश पर हो रहा होगा? सरकार के। निजी व्यक्ति अपनी निजी कंपनियां बनाकर उत्पादन नहीं कर रहे होंगे। अंततः उत्पादन कैसे हो रहा होगा? किसके द्वारा किया जा रहा होगा? सरकार। तो सरकार अगर उत्पादन कर रही होती है तो इसका मतलब सारी की सारी राष्ट्र संपत्तियां या राष्ट्र के सारे संसाधन सरकार के अंदर है। राष्ट्र के सारे संसाधन अगर सरकार के पास है तो इसी बात को बोलते हैं क्या? राष्ट्रीयकरण। क्या बात क्लियर है? राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है? एक देश में जितने भी संसाधन है, देश के संसाधनों में केवल लैंड नहीं आती है, केवल भूमि नहीं आती है, भूमि, खनिज, वन, समझ रहे हो ना? ये सब केवल चीजें नहीं आती, देश के संसाधनों में ये भी आते हैं। कौन? हाँ, मंत्री, लेबर, देश के नागरिक, लेबर। मेरी बात सुनाई कि नहीं है? yes, आदमी, देश के व्यक्ति। तो मंत्री बोल रहे? अच्छा, समझ आ रहा है? देश के व्यक्ति यानी कि लेबर, देश के व्यक्ति यानी कि लेबर। अब वो लेबर जैसे भी देश मन करे वैसे यूटिलाइज करे। क्या मेरी बात क्लियर है? उनके स्किल काम की प्रतिभा का जैसे मन करे देश वैसे यूज करे, चाहे तो उन्हें फिजिकल काम में लगाए, चाहे मेंटल काम में लगाए, या देश के ऊपर निर्भर करता है। तो नागरिकों की हैसियत उत्पादनकर्ता से हटकर क्या महज बन गई? सर्वेंट ऑफ स्टेट, राज्य के नौकर। क्या मेरी बात सुनाई? राज्य के नौकर बन गए हैं। कौन? नागरिक। क्यों बन गया सर्वेंट ऑफ स्टेट? क्यों बन गया? क्योंकि सारा का सारा संसाधन है किसका? था लोगों का, लेकिन सरकार के पास आ गया, हो गया सरकार का। सारा का सारा बैंकों में रखा रुपया, एक सही, एक ट्रू समाजवादी देश में, एक पूर्ण समाजवादी देश में बैंकों में रखा गया सारा रुपया, आपके द्वारा जमा किया गया बैंकों में। सारा रुपया किसका है? देश का। मेरी बात सुन रहे? सरकार का। कोई दिक्कत तो नहीं है? और सरकार उस संसाधनों के वितरण करती है, बात सही है, लेकिन अंततः उत्पादन का काम किसका है? सरकार का। यानी कि जितने भी उत्पादन के कारक हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, सब कुछ सरकार का। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसीलिए राज्य के नागरिकों की हैसियत क्या रह गई है? राज्य के नौकर की रह गई है, सर्वेंट ऑफ स्टेट की रह गई है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। इससे चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, अंततः किसका हो रहा होता है? सरकार का हो रहा होता है, नागरिकों का नहीं होता है। इस उत्पादन में जो भी फायदा होगा, नुकसान होगा, अंततः किसका होगा? सरकार का, क्योंकि सरकार ही निजी कंपनियों की तरह काम कर रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्य के जो लोग हैं वो राज्य के नौकर की तरह है या राज्य के कर्मचारियों की तरह है, और राज्य के कर्मचारियों को जो सैलरी मिल रही है वो कहां से मिल रही है? सरकार से मिल रही है। वो क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझो बात? समझ रहे हो ना? रशिया में एक सिस्टम था, बोलते हैं कोलखोज सिस्टम। नाम सुना तुम लोगों ने? कोलखोज सिस्टम। कोलखोज सिस्टम क्या था कि राज्य बोलता है कि यह सारी की सारी भूमि हमारी है, जिस पे तुम
जिस पे तुम जुताई बुआई कर रहे हो, ये सारा कुछ हमारा है। हम डिसाइड करेंगे कि कौन से फार्मर के पास कितनी लैंड रहेगी। मेरी बात सुनाई? कौन सा फार्मर कौन से बीजों का उपयोग करेगा, कब फसल लाएगा, कब नहीं लाएगा, यह टोटल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा? हमारे द्वारा। और जो टोटल बनाओगे, जो भी पैदावार करोगे, वो हमारे पास जमा करोगे, हम तुम्हें सैलरी देंगे। मेरी बात सुनाई? फार्मर्स को सैलरी देने की बात होती थी, फार्मर्स का वेतन था, क्योंकि फार्मर्स भी राज्य के इशारे पर काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? इसीलिए राज्य कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहे हैं। क्या मेरी बात सुनाई? दिक्कत महसूस ये हुई कि राज्य ने सैलरी तो डिसाइड कर ली, लेकिन प्रोडक्शन, उत्पादन धीरे धीरे कम आता गया। जिसकी सैलरी फिक्स है, क्या वो काम करेगा ठीक से? नहीं। जिसकी सैलरी फिक्स है वो काम नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे सिस्टम में? प्यून और ऑफिसर बराबर हो जाएगा। यस सर। नहीं? यस सर। जो किसी राज्य में छोटा कर्मचारी है और जो राज्य में बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर रहे होंगे, चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई करेंगे, उनकी सैलरी लगभग एक ही तरह की रहेगी, जिसकी वजह से दोनों समान तरह की जिंदगी समझ जिएंगे, एक ही तरह का जीवन यापन कर रहे होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे में लोगों के अंदर मोटिवेशन कम हो जाएगा, मोटिवेशन कम हो जाएगा ना? यस सर। अरे बोलो। यस सर। अभी पता चल रहा है कि IAS की सैलरी 2 रुपए है एक महीने की। यस सर। अभी सुप्रीम कोर्ट या फैसला आ जाए कि जो असली देशभक्त अपने आप को समझते हैं वही इस फील्ड में आएंगे, है ना? जो पैसे के लिए आ रहे हैं वो एकदम मत आए। कल से IAS की सैलरी 2 रुपए की है, IAS को किससे जाना पड़ेगा? साइकिल से जाना पड़ेगा अपने दफ्तर में। मेरी बात सुनाई? और खुद काम करना पड़ेगा, खुद फार्मिंग करनी पड़ेगी अगर खाना है तो, है ना? अभी सारी देशभक्ति ना गायब हो जाएगी। अभी तक 2 लोग दिखाई नहीं थे, 203 लोग की दिखाई देते कि वो भी गायब हो जाएंगे। अरे हम 3 लोग रहेंगे ना, अब सर मैं हम लोग तो रहेंगे ना? क्या मेरी बात क्लियर है? अभी पूरा खाली हो जाएगा मैदान, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे छोड़ रहे तुम लोग बोल रहे नहीं हो जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम लोग कहते अरे इसमें कौन काम है? बैंक क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे तो, है ना? इसमें कौन काम करेगा? कहाँ आइए बनेंगे, समझ रहे हो? यस सर। तो भाई मुद्रा जो होती है बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है? एक अच्छा जीवन, समझ रहे हो ना? एक अच्छा जीवन यापन करने का जो भी लाइफ स्टाइल है ना, वो एक बहुत बड़ा क्या होता है? मोटिवेशन होता है। मेरी बात नहीं? और वह मोटिवेशन एक समाजवादी स्टेट में, एक पूर्ण समाजवादी स्टेट में खत्म होता जाएगा, क्योंकि राज्य के नागरिक क्या है? नौकर, राज्य के नौकर। यस सर। नहीं समझे बात? यस सर। राज्य जो पैसा देगा वो उन्हें लेना पड़ेगा, और ऐसे नौकर यानी कि ऐसे नागरिकों में सैलरी का भी बहुत अंतर नहीं रहेगा, चाहे PM की सैलरी हो चाहे ऑफिसर की सैलरी हो, काफी हद तक बराबर रहेगी। और इसी वजह से उत्पादन क्षमता लगातार कम होती जाएगी। क्या बात क्लियर है? प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। लोग जब ज्यादा मेहनत कब करते हैं? मोटिवेटेड रहते हैं। जब मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? USSR के विघटन का एक कारण उत्पादकता में कमी। ये साल सुना है ना सोवियत रूस? कि नहीं सुना है? सुना है ना? सोवियत रूस के विघटन का, उसके खत्म होने का एक कारण पूर्ण समाजवादी व्यवस्था थी वहां पर, क्योंकि समाजवादी से भी बढ़कर साम्यवादी व्यवस्था हो गई। क्या मेरी बात क्लियर है? माओ ने जब माओ आया था तो माओ ने चीन में भी यही व्यवस्था लाई थी, लेकिन चीन में भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। भारतीय समाजवाद इन सबसे एकदम अलग है। भारतीय समाजवाद इन सबसे कैसे एकदम अलग है कि वह बोलता ही नहीं है कि राष्ट्र के सारे संसाधन राष्ट्र के हैं। वह बोलता है हम एक निश्चित अर्थव्यवस्था, एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो करेंगे, और इस मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में न केवल राज्य कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा, राज्य भी उत्पादन कर रहा होगा, साथ ही साथ निजी कंपनियां भी उत्पादित कर रही होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब राज्य किस तरह का उत्पादन करेगा? जो बेसिक नेसेसिटी की चीज है, जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीज है। क्या मेरी बात क्लियर है? या ऐसी चीज है जो देश की सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा से, देश के हित से, राष्ट्र हित से संबंधित चीज है। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन का निर्माण, सारी कंपनियों ने हाथ खींच लिया, हम वैक्सीन नहीं बनाएंगे पल्स पोलियो की, तो राष्ट्र को नहीं बनाना पड़ेगा? राष्ट्र को तो चाहिए ना कि देश में पोलियो ना फैले। सारी कंपनियों ने डिसाइड किया कि हम मलेरिया की कोई दवाई नहीं बनाएंगे। क्या राज्य को बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। राज्य चाहेगा कि भाई देश में मलेरिया ना फैले,
मेरी बात सुन रहे? अगर सारी कंपनी डिसाइड कर दिया कि हम बंदूकें नहीं बनाएंगे, हम ब्रह्मोस नहीं बनाएंगे, हम बड़ी बड़ी वेपन्स नहीं बनाएंगे, उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। लेट अस सपोज सारी कंपनी डिसाइड कर दिया कि हम केवल पार्ले जी का बिस्कुट बनाएंगे, समझ रहे हो ना, जिसे शाम को लोग चाय में डुबा करके खाते हैं, उसी में फायदा है। बाकी ये ब्रह्मोस आपस रखी ले जा रही है, उसमें नुकसान हो जा रहा है। कौन सा आए दिन उपयोग होना है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब अगर निजी कंपनियों ने यह डिसीजन ले लिया तो क्या राष्ट्र निजी कंपनियों के भरोसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा राज। समझ रहे हो ना? राज्य को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कुछ संसाधन चाहिए होंगे। राज्य को मूलभूत, राज्य की मूलभूत, समझ रहे हो ना, राज्य की मूलभूत जरूरतें सुरक्षा, राज्य की मूलभूत जरूरतें देश में अन्य तो कुछ ना कुछ बना रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए राज्य जो है कुछ चीजों में इंटरवीन करेगा, कुछ उत्पादन अपने हाथ में भी ले लेगा। कुछ उत्पादन अपने हाथ में लेने का मूल कारण क्या है? क्योंकि राज्य निजी कंपनियों, तो निजी कंपनियों से हमारा ताल्लुक याद है ना, कैसा बना हुआ? यस सर। नहीं याद आ रहा है? याद आ गया। निजी कंपनियों के मामले में हमारा अनुभव अच्छा था बुरा था? बहुत बुरा था। एक कंपनी आई थी, क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी, बर्बाद की। दूसरी कंपनी आई कौन सी? यूनियन कार्बाइड। कौन सी आई थी? यूनियन कार्बाइड। इसकी वजह से क्या हो गया था? भोपाल गैस त्रासदी बिल्कुल आइसोसाइनेट की लीकेज की वजह से हो गया था। तो निजी कंपनियों से वैसे ही हमारा बैर है। क्या मेरी बात क्लियर है? बताया था ना वो? यस सर। 2 बार क्या बताया था कि दूध का जला, आइसक्रीम भी फूक के खाएगा। फूक के पीता है। आइसक्रीम का पीता है, फूक कर खाएगा। हाँ, आइसक्रीम भी फूक के खाता है। क्या मेरी बात समझ में? जरा भूख के पी ले गुजरा बस, इतना नहीं भूखना, ठीक है? दूध का जला आइसक्रीम भी फूक के खाता है, सेम वही चीज है। मेरी बात से हमने डिसाइड किया कि हम उत्पादन जो है वो पूर्णतः निजी हाथों में, पूर्णतः राज्य के हाथों में नहीं देंगे, हम एक निश्चित अर्थव्यवस्था फॉलो करेंगे। शुरुआत में 1990 तक, हालांकि कहने के लिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था फॉलो की, शुरुआत में 1990 तक हम बहुत ज्यादा समाजवाद के पक्ष में झुकाव रखते थे और बहुत सारा प्रोडक्शन, बहुत सारा उत्पादन कौन कर रहा था? देश की सरकार कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम पर बर्डन बढ़ता गया, हम पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। क्या मेरी बात क्लियर है? इकोनॉमिक क्राइसिस समझते हो ना? आर्थिक परेशानियां आ गई, जिसके बोझ तले भारत दबता गया और अंततः भारत ने डिसाइड किया कि वह अपनी मार्केट निजी कंपनियों के लिए, विश्व की दूसरी कंपनियों के लिए भी खोल देगा, समझ आ रहा है? और अपने लॉज में, अपने कानूनों में उदारीकरण लाएगा, जिससे जो बिजनेस पर्सन है, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, उन्हें, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले नई कंपनियां खोलने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जो रोड पे देखते हो ना आज 5 तरह की गाड़ियां, 6 तरह की मोटरसाइकिलें, 10 तरह की साइकिलें, 15 तरह के बिस्कुट, 8 तरह के साबुन, 8 तरह के क्या, बहुत और भी तरह के, 18 तरह के साबुन, देखते हो ना? ये सब 1990 के बाद के आए हैं। पिताजी और पिताजी के जमाने में कुछ नहीं था। 2 साबुन आते थे, 1 साइकिल आती थी। कौन सी वाली पता है ना? हीरो। हाँ, हीरो नहीं, समझ रहे हो ना? वो एटलस या हरकुलस को एक साइकिल, 1 या 2 साइकिल होती थी। केवल 2 कारें थी पूरे इंडिया में, 2 तरह की कारें, एक मारुति और एक एम्बेसडर। यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। केवल 2 से 3 तरह के बिस्कुट आते थे, केवल, समझ रहे हो ना? तो केवल 2 या 3 टूथपेस्ट, टूथमंजन आते थे, एक डाबर लाल वाला, एक कोलगेट वाला, और कोई तीसरा था ही नहीं। समझ रहे हो ना? 2 या 3 या 4 रहे होंगे, मतलब कम थे। आज की तरह 15 नहीं थे। समझ रहे हो ना? यह सब होना, चेंज, ये सब बदलाव होना कब स्टार्ट हुआ है? सन 1990 के बाद, जब भारत की सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाते हुए, है ना, देश के औद्योगिक देश के उद्योगों के लिए या उद्योगपतियों के लिए रास्ते आसान कर दिए। क्या मेरी बात क्लियर है? वैश्वीकरण अपनाया है, उदारीकरण अपनाया है, निजीकरण अपनाया है, जहां पर लगातार नीतियों को इस तरह से विकसित किया जा रहा था कि निजी कंपनियों की संख्या बढ़े, लोगों को रोजगार मिले और लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो, लोगों में कौशल विकास हो, है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए खेती या सरकार पर निर्भर ना रहे। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो भारतीय समाजवाद एकदम अलग है। भारतीय समाजवाद में बेसिक नेसेसिटीज की चीज, यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं की चीज, आज भी गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेशन करती है और कोशिश करती है जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीज है वो गवर्नमेंट के अंदर में रहे। फॉर एग्जाम्पल इस समय बस्ती के लोग बहुत त्रस्त हैं किससे? बिजली। मेरी बात सुन रहे? तो बिजली उत्पादन प्राइवेट कंपनी को दे रखा है बहुत जगह पर, बहुत जगह सरकारी कंपनियां काम कर रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों कर रही है? बिजली एक मूलभूत आवश्यकता का पार्ट बन गई।
गई। यस सर। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो लगता है कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता से रिलेटेड है, उसके उत्पादन का अब तक राष्ट्र ने जिम्मेदारी, राज्य ने जिम्मेदारी ले रखा है। अदरवाइज ज्यादातर चीजें किसके लिए ओपन की जा रही हैं? प्राइवेट सेक्टर के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस समझते हो? आयुध। यस सर। है ना, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भारतीय आयुध फैक्ट्री किसके अंदर में है? सरकार के अंदर में, भारत सरकार के अंदर में। डीआरडीओ किसके अंदर में है? भारत सरकार। इसरो किसके अंदर में है? भारत सरकार। मेरी बात समझाई? तो राज्य की सुरक्षा है तो जो भी मिसाइल, जो भी उपकरण जहां भी बन रहे हैं वह सब भारत सरकार के अंदर में। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो राज्य अब भी जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन है ना चाहता है, जो बनाना चाहता है वो बना रहा है, लेकिन अधिकतर क्षेत्र किसके लिए ओपन किए जा रहे हैं? निजी कंपनियों के लिए। तो भारत में जो समाजवाद है उस समाजवाद, उस तरह के समाजवाद को बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? इसमें लोगों की आवश्यकता को देखकर, है ना, लोगों की जरूरत को पूरा करने वाला समाजवाद है, लोगों को आलसी बनाने वाला समाजवाद नहीं है। ठीक है, जहां लग रहा है कि लोगों के पास अन्न नहीं है, लोगों के पास मेडिकल सप्लाई नहीं है, उन लोगों को गवर्नमेंट फ्री में मेडिकल हेल्प भी दे रही है। मेरी बात समझ? फ्री में हॉस्पिटल्स भी खोल रखी है, फ्री में अन्न भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बहुत सारा काम कर, फ्री में ट्रेनिंग भी बहुत सारी करवा रही है। यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो भारत में समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसे एक और नाम से आते हैं, इसे बोलते हैं फेबियन समाजवाद। सब नोट कर लिया? फेबियन समाजवाद। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, बाकी जगह क्या समाजवाद है? कई हद तक मार्क्सवादी समाजवाद। देखो समाजवाद मैंने उस दिन बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं, समाजवाद मंजिल है, मार्क्सवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और लेनिनवाद, यह सब उस तक पहुंचने के रास्ते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? समाजवाद एक अंतर मंजिल है जिसमें समाज के सभी वर्गों को बराबरी पर लाने का प्रयास किया जाता है, समाज के सभी लोगों को बराबरी पर लाने का प्रयास किया जाता है ना? इसे पाने का तरीका अलग अलग है। कहीं पर मार्क्सवादी तरीका अपनाया जा रहा है, कहीं पर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है, कहीं पर लेनिन का तरीका अपनाया जा रहा है, कहीं पर अलग अलग तरीका अपनाया जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर? कोई समस्या तो नहीं है ना? ठीक है, तो नोट कर लो साथ में, भारत में किस तरह समाजवाद है? फेबियन समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद। इसमें कंपनियों का पूर्णतः राष्ट्रीय, इसमें कंपनियों का, देश के संसाधनों का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण नहीं होता है। भारत में समाजवाद है ना? मानते हो? लेकिन क्या आपका खेत आपके नाम पर नहीं है? है आप लोग के घर के नाम, आपके नाम पर नहीं, अपने पिताजी के नाम पर तो, मतलब आपके नाम यानी कि आपके घर वालों के नाम पर है, वो देश का तो नहीं है ना? क्यों नहीं देश का? दे दो देश को, उसमें फैक्ट्री बनवाओ देश के लिए, ब्राह्मणों से प्रोडक्शन होता है, ऐसे देश सबका ले लेगा। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भारत में समाजवाद उतना ही है जितने की आवश्यकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात। अब अगर देश को एकदम से जरूरत पड़ गई, देश को एकदम से जरूरत पड़ गई, एकदम से फैक्ट्री वहीं पर खोलनी जरूरी है, या एकदम से कहीं पर एयरपोर्ट बनाना जरूरी है, एकदम से कहीं पर रेलवे बनाना जरूरी है, तो ऐसे में भारत की सरकार आपके जमीन का अधिग्रहण भी करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन सर उसके लिए मेरी बात समझ? तो भारत में समाजवाद है, लेकिन जहां जरूरत नहीं होती है वहां तक की कोशिश क्या रहती है कि भारत में जो भी लोगों की अपनी निजी संपत्तियां हैं, जो भी निजी लैंड है, समझ लो निजी भूमियां हैं, वो वैसी की वैसी बरकरार है। लेकिन सर संतुष्टि के लिए उसको मुआवजा भी तो देती है। हाँ देती है, अभी तो कह रहा हूँ, तो ही समाजवाद है। लेकिन अभी तुमने एकदम कही कि नहीं हम नहीं देंगे, चाहे हमें इस भूमि से हमें बहुत प्यार है, 100 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए आप कितना भी दोगे, हम बिकने वालों में से नहीं है, हमने अंदाजा वो देना पड़ेगा। मेरी बात समझाई? तो फिर राज्य ले लेगा, फिर हमारा है ना, हमें एयरपोर्ट आगे खोलना है, किसी राज्य को रेलवे लाइन बिछानी है, पूरे गांव ने आपस में तय कर लिया, बहुत बदमाश लोग हैं, ये लोग हमारा हरण कर लेते, हम नहीं देंगे। समझ रहा हो ना? पूरी बस्ती ने डिसाइड कर लिया कि हम रोडवेज नहीं बनने देंगे। समझ रहा हो ना? रोडवेज के लिए जमीन नहीं देंगे, तो ऐसे में नुकसान अंततः किसका होना है? बस्ती का होना है। पहली बात। दूसरी बात क्या होगा? तो राज्य ले नहीं लेगा, किसी ना किसी तरह से ले लेगा, राज्य अधिग्रहण कर लेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर बस्ती में हर एक इंच की भूमि किसी भी इंसान की होती, कोई भी भूमि यहाँ पर गवर्नमेंट की या नगर पालिका की नहीं होती, समझ
sir. सब जितनी भी भूमियां हैं बस्ती में सब किसी ना किसी के नाम पर होती, किसी ना किसी इंसान की होती, Yes, sir. और सब लोग डिसाइड कर लेते कि यहाँ पर हम रोडवेज नहीं बनने देंगे, तो भी गवर्नमेंट बना लेती है। Yes, sir. क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और गवर्नमेंट को रोडवेज बनाने की जरूरत है, मैंने छोड़ दी, जाओ नहीं बनाई, जाओ तुम्हारे नुकसान सर ना। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अगर बनाना चाहे तो बना लेती है। Yes, sir. कैसे बना रही है? क्योंकि भारत में समाजवाद की वही पराकाष्ठा है, समाजवाद वहीं तक प्रैक्टिस किया जाता है जहां तक राष्ट्रहित आड़े में। बहुत सिंपल सी बात है, देश का विकास ना। क्या मेरी बात क्लियर हो? चलो, तो ऐसे समाजवाद को बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है? मेरी बात समझ? अगर जबरदस्ती या भूमि बिना किसी तरह के मुआवजे के, बिना किसी तरह के आपसे पूछे जाचे ले ली जाए, बिना आपको कन्विंस के ले ली जाए, तो वह किस तरह का समाजवाद होगा? मार्क्सवाद। मार्क्स पहले से मानते रहता है कि देश में संसाधन किसके हैं? सरकार के। देश के सारे संसाधन राज्य के हैं, सरकार के हैं, वो कभी भी किसी से कुछ भी ले सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, ट्राइबल सोसाइटी सुना तुमने? जो शुरुआत की सबसे पहले ट्राइबल सोसाइटीज होती थी, जो आदिवासियों की समाज होते थे, जो आदिवासियों के, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसमें निजी भूमि का कोई भी प्रोविजन, कोई भी प्रावधान नहीं है। मेरी बात सुनाई? उसमें वो लोग झूम कल्टीवेशन, सुना होगा तुम लोगों ने, झूम प्रकार की खेती वह प्रैक्टिस करते थे, है ना? साथ ही साथ उनका घर भी जो है उनका अपना घर नहीं होगा, कहीं भी रहता है, किसी की भी गुफा में कोई भी रहता है। समझ जाओ ना? प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रावधान पहले था ही नहीं। जो शुरुआती समाज है, जो समाज शास्त्र पढ़ोगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ही नहीं शुरुआती समाज में। शुरुआत के समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं। असल में क्या था पता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों बोला गया? लोग क्यों बनाते हैं? परिवार के लिए बनाते हैं। मेरी बात सुन भाई, परिवार यानी कि अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, ठीक है? अपने पोते पोती के लिए बनाते हैं। समझ रहा हो ना? तो पहले प्रावधान था ही नहीं, पहले किसी की भी शादी किसी से होती थी आदिवासी समाज में। समझ रहा हो ना? एक आदमी उसकी शादी, कोई शादी पर्टिकुलर नहीं होती, ठीक है? कौन किसका बच्चा है ये जानता नहीं था। मेरी बात समझ आ गई? तो उसी की वजह से समाज के सारे बच्चे उस समाज के बच्चे होते थे, ना कि किसी एक इंसान के बच्चे होते थे। क्या मेरी बात क्लियर है? और ऐसे में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ऐसे में निजी भूमि का कॉन्सेप्ट नहीं था। जो भूमि आई, जो सामान आया, वो सब समाज के लोगों के लिए आया। क्या मेरी बात क्लियर है? किसी को व्यक्ति को पता ही नहीं कौन सा मेरा बच्चा है, सब मेरे बच्चे। क्या मेरी बात समझ? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है? उस तरह का समाजवाद शुरुआत में समाजवादी था, बाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम आ गया, ठीक है? जहाँ पर लोग, है ना, अपना परिवार बनाने लगे। अपना परिवार बनाने लगे तो उसके बाद क्या करने लगे? अपने परिवार के लिए कुछ संचित करेंगे, कुछ धन एकत्रित करेंगे, कुछ भूमि एकत्रित करेंगे, कुछ सामान इकट्ठा करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और उसके बाद धीरे धीरे निजीकरण, समझ रहा हो ना? Yes, sir. समाजवाद की भावना से कट गए हम लोग और धीरे धीरे निजी पे आ गए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वरना पहले की जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी उनमें निजीकरण जैसा कुछ नहीं था। आज देखो ना, बंदरों में कुछ निजी होता है, बंदरों में बंदर अपना प्रॉपर्टी का पेपर लेके साथ में टहल रहा है, जो स्टार में बैठा वही उसकी प्रॉपर्टी। समझ रहे हो ना? अरे बोलो, समझ गया ना? नोट कर लोगे, नोट करो, चिंता मत करो। बंदर वाला तो क्या ही नोट करा, थोड़ा सा नोट करो। देखो, एक दर्शन के रूप में, समाजवाद, एक दर्शन के रूप में समाजवाद एक ऐसे समाज की स्थापना, एक ऐसे समाज की स्थापना की संकल्पना है जिसमें स्थापना की संकल्पना है जिसमें समाज के सभी सदस्यों का उपस्थित संसाधनों पर अधिकार हो
सर्वांगीण, सर्वांगीण बेटा हिंदी सुधार लो, हिंदी मीडियम में लिख रहे हो, सर्वांगीण विकास हो, ये तो सर्वांगीण है, सबका सर्वांगीण विकास हो, और किसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति, किसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति समाज में पीछे ना छूटे, किसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति समाज में पीछे ना छूटे। लेकिन सपोज समाज में 4 लोग थे तो संसाधनों का वितरण ऐसा हो गया, मेरी बात सुनाई, सबके पास बराबर बराबर संसाधन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसे क्या बोल रहे हैं, इसे पूर्ण समाजवाद बोल सकते हैं, जहां पर समाजवाद का जहां पर संसाधनों का इस तरह से वितरण, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। और इस वितरण को करवाने के लिए कि सबके पास समान वितरण पहुंचे, सबके पास समान वितरण पहुंचे, यानी कि सबके बीच में समान वितरण हो, इसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। समाजवाद अपने ट्रू सेंस में, पूर्ण सेंस में यही होता है, पूर्ण का समाजवाद यही होता है, लेकिन भारत में इस तरह का समाजवाद फॉलो नहीं किया गया। देखो हालांकि भारत में ऐसे देखो, हालांकि भारतीय समाजवाद सोवियत रूस में, भारतीय समाजवाद सोवियत रूस में सोवियत रूस के मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सवादी समाजवाद से, सोवियत रूस के मार्क्सवादी समाजवाद से काफी भिन्न है ये, काफी भिन्न था, सकते कि सोवियत रूस का बचा नहीं, लेकिन काफी भिन्न है था, जिसमें संसाधनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया था, पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर उसका आगे लिखोगे, भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद ब्रैकेट में फेबियन समाजवाद है, फेबियन तुम्हारा फेबियन समाजवाद है, जिसमें फेबियन सोशलिज्म बोलते हैं, इसे फेबियन FABIAN फेबियन सोशलिज्म, ठीक है, जिसमें संसाधनों का ना ही पूर्ण राष्ट्रीयकरण होता है, ना ही समाज में उपस्थित प्रत्येक
संसाधन, ना ही समाज में उपस्थित प्रत्येक संसाधन सरकार के नियंत्रण में होता है। सरकार सरकार, ठीक है, साखाली राखाली का पर बड़े आपके मतलब का राखाली, ठीक है, सरकार के नियंत्रण में होता है। और ना ही उत्पादन के सभी कारकों पर, उत्पादन के सभी कारकों पर उत्पादन के सभी कारकों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है। भारतीय संविधान, सॉरी भारतीय समाजवाद एक निश्चित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। एक मिश्रित लिखा है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित, समझ गए? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। भाई सुनाई नहीं दे रहा तो पूछ लो दोबारा से, ठीक है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है, जिसमें समझते हैं, जिसमें हमें कैसे पता चला मिश्रित अर्थव्यवस्था से बल देता है? समाजवाद किस हद तक प्रैक्टिस किया जा रहा है वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा पीडीएस, सुना है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली। ट्रांसलेशन का काम बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। जन वितरण प्रणाली, ठीक है? राशन की दुकान में वितरण होना है समाज का, समझ में आ रहा है? इसके अलावा दवाओं का वितरण होना है। इसके अलावा कोई दिक्कत आ गई, कोई समाज में कोरोना ही आ गया, क्या मेरी बात क्लियर है? तो समाज के सभी वर्गों के पास सामान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, या किसकी जिम्मेदारी? सरकार की। हर चीज सरकारी जिम्मेदारी से समाज में कुछ नहीं करना है, वह हर चीज जिम्मेदारी सरकार की। सही बात है, ठीक है? सरकार को इसीलिए चुना गया है। मेरी बात समझ में? तो जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली, ठीक है? यह क्या दिखाता है? भारतीय समाजवाद है। ऐसा नहीं कि समाजवाद के नाम पर कुछ नहीं है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसमें जन वितरण प्रणाली में राज्य का योगदान, ठीक है? दूसरा और क्या हो सकता है समाजवाद के नाम पर? बताओ, आपने सुना है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? भाई तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग से अच्छी हिंदी मेरी हो गई है, ठीक है? क्या बोलते हैं? आरोही कराधान, क्या होता है? उसी हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में कर, और बढ़ते हुए क्रम में फिक्स्ड दर से कर नहीं है। इसका मतलब किसी की आय अगर 10 लाख रुपए है तो उसे गवर्नमेंट को कुछ और टैक्स देना पड़ रहा है, 5% टैक्स देना पड़ रहा है। किसी के पास अगर 10 करोड़ की आय हो रही है तो उसे 5% नहीं देना है, उसे 10% देना है। समझ रहा हो ना? नहीं समझे बात? वैसे भी 10 करोड़ का अगर 5% निकालते ज्यादा निकलता, 10 लाख से बहुत निकलता, लेकिन फिर भी परसेंटेज बढ़ गया। उसी हिसाब से अगर किसी की 50 करोड़ की या 100 करोड़ की आय है तो उस पर 30% का टैक्स लिया जा रहा है, 25% का टैक्स लिया जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? सब पर समान कर, सबसे समान कर नहीं लिया जा रहा है। जैसे जैसे आय बढ़ रही है, मैं यह नहीं कह रहा जैसे जैसे आय बढ़े वैसे कर तो बढ़ना ही है। जैसे किसी की आय सपोज 100 रुपए और किसी की आय 200 रुपए, तो अगर 10% टैक्स होता तो 100 का 10% 10 रुपए ये टैक्स दे रहा होता, 200 का 10% 20 रुपए टैक्स दे रहा होता। इसे आरोही कराधान नहीं बोलते। आरोही कराधान तब बोलते जब 100 वाले को 10% टैक्स देना पड़ रहा है 10 रुपए, 200 वाले को
20% टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि 40 रुपए। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अरे बोलो। यस सर। तो हमारे यहाँ इस तरह की वितरण, हमारे यहाँ इस तरह की प्रणाली है। क्या मेरी बात क्लियर है? जिसके पास जितना अधिक पैसा हो रहा होगा वो उतना अधिक कर तो वैसे भी देता, लेकिन आरोही क्रम में कराधान है, इसका मतलब उसका टैक्स का परसेंटेज बढ़ रहा है, उसे टैक्स की दर भी बढ़ रही है। टैक्स तो बढ़ता ही बढ़ता, लेकिन टैक्स की दर भी बढ़ रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? इस सिस्टम को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, आरोही कराधान। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। मेरी बात समझ आई? तो आरोही कराधान होने की वजह से भी यह भी एक भारतीय समाजवाद का ही हिस्सा है कि जिसके पास जितना अधिक रुपया उससे उतने अधिक टैक्स लेकर समाज में लगाएंगे, समाज का निर्माण करेंगे, है ना, वेलफेयर स्कीम में लगाएंगे। अरे बोलो। जिसके पास कम रुपया है उससे कम टैक्स दिया जा रहा है, जिसके पास ज्यादा रुपया है उससे कहीं अधिक टैक्स दिया जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? जिसकी वजह से क्या होगा, जो टैक्स जो भी ओवरऑल कलेक्ट होगा, 50 रुपया कलेक्ट होगा, वो वेलफेयर स्कीम में लगेगा। जो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं उनके हित में, या सबके हित में, केवल टैक्स नहीं दे पा रहे हैं उनके हित में नहीं, जो टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं सबके हित में गवर्नमेंट कुछ ला रही होगी, रोड बनवा रही होगी, सड़क, समझ रहे हो ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी। पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? यह भी भारत में एक अलग प्रकार का समाजवाद चल रहा है, तो यह भी उसी का हिस्सा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिसका आय जितना ज्यादा उसका कर का दर भी उतना ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं आरोही कराधान। लिखोगे जिसमें या जिसके तहत भारतीय सरकार जन वितरण प्रणाली, आरोही कराधान, और बताओ और कुछ समझ आता है तुम लोगों को? समाजवाद यानी कि क्या? समाज के सब सेक्शन को, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, समझ आ रहा है? तो इससे कुछ ले लिया जाएगा कि भैया 2 ईंटा अपना दे दो ताकि हम इसकी हेल्प कर सके। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसी को समाजवाद अंततः बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में इस तरह का समाजवाद किया जा रहा है। अगर आपको जन वितरण प्रणाली है ना, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और बताओ, क्या इसका नाम सुना आप लोगों ने, लैंड सीलिंग का? वो लैंड एक्विजिशन होता है। लैंड सीलिंग यानी कि भूमि जोत की सीमा, भूमि जोत, कितनी जोती हुई भूमि है ना, कितना एक किसान के पास भूमि होनी चाहिए, उसका सीमा निर्धारित है कि 12.5 एकड़ से ऊपर की भूमि उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती। अलग अलग राज्यों की अलग अलग है ना, जैसे से राज्य बड़े और छोटे हैं उस हिसाब से उन राज्यों की जैसी पॉपुलेशन है, जैसी उनकी जनसंख्या है उसके अनुसार है, लेकिन एक निश्चित सीमा है। समझा? ऐसे नहीं कि घर में 100 एकड़ की जमीन है तो वो तुम्हारे नाम पे नहीं होगी, फिर वो फैमिली के नाम पर होगी। समझ आ रहा है? या पुश्तैनी जमीन तो लोग नहीं कटवा रहे होते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट उसे देखेगी तो गवर्नमेंट बोलेगी कि एक आदमी के पास कितनी जमीन होनी चाहिए हमारे अनुसार? 12.5 एकड़। इससे ऊपर की जमीन एक आदमी के पास नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर इससे ऊपर की जमीन है 12.5 एकड़ से ऊपर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका अधिग्रहण करेगी। समझ रहे ना? उसे एक्वायर कर लेगी, उसे बोलते हैं भूमि अधिग्रहण। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अब एक आदमी के पास अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की जमीन हो सकती है। ठीक है, क्या यह समाजवाद नहीं है? क्योंकि जो अधिक भूमि प्राप्त होगी फिर वो लैंडलेस लेबरर्स जो हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उनके पास जाएगी, है ना? या गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट अगर चलाएगी तो उन्हें मौका देगी। क्या मेरी बात क्लियर है? गवर्नमेंट नरेगा चला रही होगी, उसमें मौका देगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। मेरी बात समझ आ गई? लिया किससे गया? जिसके पास अधिक। क्या मेरी बात क्लियर है? कोशिश दिया किसे जा रहा है, किसे बराबर लाया जा रहा है? जिसके पास कम है सबको बराबर लाया जा रहा है, इस तरह से। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में? चलो नोट करोगे? लोग भूमि जोत की अधिकतम सीमा, ठीक है, भूमि जोत की अधिकतम सीमा ऐसे लिख लो यार, लैंड सीलिंग कितना अच्छा की अधिकतम तय सीमा ब्रैकेट में लिख लो चाहो तो। उत्तर प्रदेश में कितना है?
12.5। जनसंख्या के आधार पर तो ये सही है। हाँ, किसी राज्य के आधार पर होता है कि राज्य में कितनी जनसंख्या है ना, राज्य में कितना क्षेत्रफल है और कितनी जनसंख्या है, उसी अनुसार। अब लेट अस सपोज कोई राज्य जो है बहुत बड़ा है लेकिन वहां पर जनसंख्या बहुत कम है, तो वहां पर तो भाई करना पड़ेगा ना, वहां तो 12.5 फीट ज्यादा ही हो जाएगी। मेरी बात नहीं, लेकिन कोई राज्य छोटा है और वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर पर्सन जो है वो अधिकतम जो है वो इतना ही हो सकता है। एक इंसान के पास उसके नाम पर 12.5 एकड़ से ऊपर की जमीन नहीं हो सकती। कई लोग शॉक में लग रहे हो, जाके आप बताएंगे, समझ रहे हो ना, लेकिन ऐसा ही है, 12.5 एकड़ से ऊपर की जमीन नहीं हो सकती। ठीक है, चलो आगे निकलते। इसके अलावा वो देखा विश्रामशाला जो खुली रहती है, शेल्टर देखा है, शेल्टर क्या बोलते हैं उसे, रैन बसेरा। हाँ रैन बसेरा देखा है। रैन बसेरा कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। क्या मेरी बात क्यों चला रही है? ताकि वो लोग जिनके पास अपने घर नहीं है वो भी रात में ठंडी के टाइम पर कहीं रुक सके, उन्हें रैन बसेरे में कमर अमन की व्यवस्था भी की जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वह सब व्यवस्था सरकार क्यों कर रही है? ताकि ठंडी में लोग बाहर न रहें। अब अगेन रैन बसेरा की व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि समाज में सब लोग बराबर नहीं है, यानी कि रैन बसेरा की व्यवस्था करना अगेन एक भारतीय समाजवाद का एक उदाहरण हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नोट करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका अपना घर है उसे घर से निकाल कर रैन बसेरा में दिया, समझ रहे हो ना। भारतीय समाजवाद ये नहीं है कि सबको बराबरी पर लाना है। भारतीय समाजवाद क्या है समझ गए? जो न्यूनतम से न्यूनतम पर है, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास भी कुछ होना चाहिए, इस अवधारणा को ध्यान में रखकर किया जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो हम मिड डे मील सरकारी स्कूलों में जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील चलता है, मिड डे मील, हाँ मिड डे मील अब देखो सरकारी स्कूल का मर्जर हो रहा है। मिड डे मील योजना कभी बात करेंगे इस बारे में, हालांकि इस बार नहीं समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिड डे मील योजना में बहुत बात हो सकती है ना। ये अपने तरह का एक खास तरह का प्रयोग था। मेरी बात समझ? सोचो कितने तेज दिमाग के लोग रहे होंगे जो बंद स्कूल थे, उनमें बच्चे जाने कितने कठिन काम होते हैं, तो उन्होंने मिड डे मील योजना चलाई थी। शुरुआत में तो बहुत पहले चली थी, 1917-1927 के दशक में कहीं कर्नाटक में, समझ रहे हो ना। फिर वहां से कॉपी किया गया, किसी आईएएस अफसर ने उसे इंडियन इस कॉन्टेक्स्ट में कॉपी किया, ठीक है, और उसके बाद उसको चलाया। तो वो भी एक तरह की कैसी योजना है? अगेन सरकारी स्कूल की सब योजनाएं, समाजवाद सरकारी स्कूल की सब योजनाएं समाजवाद की। तुमने वो सुना होगा ना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो है EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो आदिवासी क्षेत्र है उनके लिए अलग से स्कूल खोले जा रहे हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल। क्या मेरी बात क्लियर है? और वो वहां पर फ्री में पढ़ाई हो रही है, सीबीएसई बोर्ड के अच्छे टीचर्स वहां पर आके क्लास ले रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? या अगेन किस तरह की योजना? समाजवाद, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो अच्छे स्कूल में पहले पढ़ रहे हैं उन्हें भी हटा के उसमें ले आएंगे। उसका मतलब ये है कि भारतीय सरकार समझती है कि न्यूनतम इतनी शिक्षा तो होनी ही होनी चाहिए सबके पास, और उसी वजह से उसने दरवाजे खोल रखे हैं समाज के उस वर्ग के लिए भी जो इतनी महंगी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं सर, मेरी बात ठीक है, तो नोट करोगे, नोट करो। देखो, राज्य द्वारा संचालित रैन बसेरा, राज्य द्वारा संचालित रैन बसेरा, कॉमा मिड डे योजना, कॉमा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य राज्य द्वारा संचालित, ये संचालित क्या लिखा? रैन बसेरा ना, राज्य द्वारा संचालित रैन बसेरा, कॉमा मिड डे योजना, कॉमा बहुत सारी चीजें हो सकती है यार, मतलब इसका कोई एंड है? ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, महिला अस्पताल है, ये सब क्या है बताओ? समाजवाद के लिए है ना। मेरी बात में सकता है कि समाजवाद में जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, जो अपना इलाज नहीं करा सकते, समझ रहा, समाज में पता नहीं कितने सारे अलग अलग तरह के वर्गों के लोग हैं, इतने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं कि वो बच्चे की डिलीवरी नहीं करवा पाएंगे। मेरी बात सुन रहे? तो फिर बहुत सारी योजनाएं उसमें चलती रहती है जिसमें आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आरोग्य योजना, क्या मेरी बात है? पीएम आरोग्य योजना, तो बहुत सारी योजना, आयुष्मान योजना, ठीक है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारतीय समाजवाद किस तरह का है उस तरह की हिंट प्रोवाइड कर रही होती। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भारतीय समाजवाद एक आदर्श, उन लक्ष्यों उस आदर्श की प्राप्ति करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है।
आयुष्मान योजना हो गया, आरोग्य योजना हो गया, पीएम वो जो जन औषधि वाला है, जी हाँ जन औषधि योजना हो गया, जीवन ज्योति योजना हो गया, सम्मान निधि, सब सुना जीवन ज्योति योजना यस सर, है ना, जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट करवाती है अपने साइड से, यस सर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, सर, समझ आ रहा है ना। इन सारी योजनाओं को बाहर के देशों में बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी नेट, सोशल सिक्योरिटी नेट। नेट क्या है समझते हो? एक मिनट जो नेट जैसे लेट सपोज कोई बड़ा सा मॉल है, उसके आसपास ऊपरी मंजिल में यहाँ पर ऐसे नेट बना रहता है, समझ रहे हो ना? यस सर, अरे बोलो, यस सर, उसके आसपास नेट क्यों बना रहता है? ताकि ऊपर से अगर कोई छलांग लगाए तो इसी जाल में फंस जाए। यस सर, क्या मेरी बात क्लियर है? या कोई जरूरी छलांग लगा रहा है, कोई अचानक किसी आदमी का पैर फिसल है, इसी में फंसे नहीं। यस सर, क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक उसी तरह से सरकार क्या करती है, सामाजिक सुरक्षा जाल बिछाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. सामाजिक सुरक्षा का जाल का क्या मतलब हो गया कि कोई इंसान जो समाज में पिछड़ रहा हो। क्या मेरी बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल 60 से ऊपर के व्यक्ति जो बूढ़े हो चुके हैं, क्या मेरी बात क्लियर? गवर्नमेंट उनके लिए किसी तरह का पेंशन स्टार्ट कर सकती है, समझ रहे हो ना? जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो ऐसे क्षेत्र है जो क्या बोलते हैं असंगठित है, यस सर, ठीक है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ पेंशन योजना स्टार्ट करती है, उनकी औषधि का ध्यान रखती है, उनके लिए फ्री में मेडिकल सर्विस स्टार्ट कर रही है, जन आरोग्य योजना, क्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उनके लिए आयुष्मान योजना स्टार्ट कर रही है, उनके लिए अगर उनकी जान जाती है तो उनके घर वालों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना है, यस सर, बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट करवाती है गवर्नमेंट। तो ये योजनाएं हैं क्यों? ये प्रोवाइड करती है एक प्रकार सोशल सिक्योरिटी नेट। क्या मेरी बात क्लियर है? कि अगर किसी का पैर फिसले तो यह वह जाल है जो हमें एकदम से नीचे जाने से बचा ले। यस सर, क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, नहीं समझे बात? समझे, अरे एकदम क्लियर हो गया? यस सर, बहुत सारी चीजें ना, जैसे कोरोना में देखो कितने लोग के पैर फिसल गए, यस सर, है ना? तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि दोबारा से उद्योगों को दोबारा से खड़ा किया जाए, लोगों को मुद्रा योजना के तहत रोजगार दिया जाए या पहुंचाया जाए पैसा, ताकि लोग अपना उद्योग दोबारा से छोटे उद्योग दोबारा शुरू करें। यस सर, क्या मेरी बात क्लियर है? या लोगों को अन्न की व्यवस्था की जाए, लोगों को फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था की जाए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जाए, जन औषधि योजना चलाई जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोरोना के बाद से ज्यादा हो गया, ठीक है? तो वो एक तरह का सोशल सिक्योरिटी नेट है, एक सामाजिक सुरक्षा का तंत्र है जिसे बनाया किया गया है ताकि जो लोग है ना, जिन्हें प्रोग्रेस करना चाहिए, अगर बाई चांस वो लड़खड़ाते हैं और गिरते हैं तो सरकार उन्हें थाम ले। नहीं समझे बात? समझ गए ना? चल ठीक है, तुम बातें बहुत कर लेते हो, चलो कॉपी करते हैं। पढ़ाने के लिए इतना कुछ है, कोई एंड थोड़ा ना होगा इसे पढ़ाने का। लिखो, क्या लिखा तुमने बताओ? समझ गए? तो आदि करके लिख लो, आदि ETC इत्यादि बहुत सारी है ना, ठीक है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री पेंशन, जो भी है बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, ठीक है, जो भारतीय समाजवाद को जमीनी स्तर पर लागू करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कोई भी पीछे छूट ना जाए। तो लिखोगे ताकि किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति समाज में पीछे ना छूटे, और साथ ही देश के उत्पादन या उत्पादकता पर किसी तरह का क्या बोलेंगे, किसी तरह का क्या बोलेंगे, किसी तरह का अंतर ना पड़े, ठीक है? किसी तरह का अंतर ना पड़े। अब अगर इससे अच्छे शब्द आते हो तो लिख लेना, ठीक? समझ रहे हो ना? ऐसा ना हो जाए कि समाज में सब वर्गों को सब कुछ फ्री में मिल रहा
रहा हूँ, क्योंकि उससे देश की उत्पादकता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ठहर जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में? अच्छा, उसमें कमी ना आए, देश की उत्पादकता में किसी तरह की कमी ना आए। इधर समझ में आ गया? समाजवाद क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट एडजेक्टिव क्या है? सेकुलरिज्म। क्या लिखो? धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता? ज्यादा सही तो क्या है? पंथनिरपेक्षता। लेकिन जहां भी हम लिखेंगे हम ब्रैकेट में भी लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता, ठीक है? बताओ क्या मतलब होता है? व्यक्ति को धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता को व्यक्ति किसी भी नागरिक को धार्मिक या सामाजिक स्वतंत्रता उसे पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष की श्रेणी में आती है। उसके साथ बोल रहा हूँ नहीं? और हाँ ये तो है, लेकिन तो व्यक्ति की चक्कर में पड़ गए। राज्य की ओर से बताओ, राज्य की तरफ से हाँ, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। मेरी बात समझ? ऑफिशियली राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसी को बोलते हैं धर्म, सिंपल, ठीक है? ऑफिशियली राज्य का कोई धर्म नहीं है ना? ऑफिशियली स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं होगा जिसे स्टेट प्रेफर करे या वरीयता दे। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्य की जिम्मेदारी है कि सब धर्म के लोग समानता फील करें। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसे बोलते हैं धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। क्या मेरी बात क्लियर है? अब समझते हैं, देखो भारतीय सेकुलरिज्म और पाश्चात्य सेकुलरिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता, ठीक है, और वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य, पश्चिमी लिबरल, पश्चिमी, ठीक है, सेकुलरिज्म में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है सर? पश्चिमी देशों में सर वो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकारें बढ़ावा देने के लिए सरकारें भी इन्वॉल्व रहती हैं, भारत नहीं, उल्टा उसका। पश्चिमी देशों में क्या है कि किसी भी तरह से राज्य जो है वो सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेगा। तो समझो, ये बात बहुत सिंपल सी है, अभी समझा दे रहा है ऐसे। एक ही बात को कहने के दो तरीके होते हैं, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। मैं बीच में खड़ा हूं, है ना? मैं सलोनी जी से और अभय जी से लगभग समान दूरी पर हूं। मैं सलोनी जी से और अभय जी से लगभग समान दूरी पर हूं। इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है, मैं सलोनी जी से और अभय जी से लगभग समान रूप से नजदीक भी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बस भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता में इतना अंतर है। पश्चिम में जो देश है, जो राज्य है, वो कहता है कि वह सब धर्मों से बराबर दूरी पर है। क्या मेरी बात क्लियर है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता बोलती है कि हम सब धर्मों से बराबर नजदीकी पर है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर कांवड़ जाना होगा तो भी हम यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान रखेंगे। अगर अमरनाथ जाना होगा तो भी हम यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान रखेंगे। अगर हज यात्रा हो रही होगी तो भी हम नागरिकों की सुविधाओं पर ध्यान में रखेंगे। कौन बोलता है? भारतीय राज्य, भारतीय सरकार। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता इस मामले में नहीं होती कि भारत का धर्म से संबंध नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। इस बात पर जोर दिया जा रहा होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कि धर्म के आधार पर अलग से भेदभाव नहीं होगा। सभी धर्म के लोग भारतीय सरकार के लिए या भारतीय संविधान के लिए बराबर है। क्या मेरी बात क्लियर है? सबको बराबर से सपोर्ट करेगा। क्या मेरी बात? अगर अजमेर दरगाह में कोई मेला लगा है या कोई इवेंट हो रहा है तो वो भी देखना सरकार का काम है कि वहां पर कोई हादसा ना हो। समझ रहे हो? अगर वैष्णो देवी में चढ़ाई में जा रहे हैं तो वहां भी देखना सरकार का काम है कि वहां भी अच्छी व्यवस्था रहे, लोगों को दिक्कत ना हो। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भारतीय पंथ निरपेक्षता है। भारतीय पंथ धर्मनिरपेक्षता क्या है? जहां पर सरकार का
सभी धर्मों में बराबर बराबर बराबर, सभी धार्मिक संस्थानों में बराबर तरह का, सभी धर्मों के प्रति बराबर रुझान। क्या मेरी बात क्लियर है? किसी की ओर अधिक झुकी नहीं हुई है, सबकी ओर बराबर झुकी हुई है। किसी के लिए एक्स्ट्रा नहीं कर रही है, सबके लिए जरूरत भर का कर रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता एकदम अलग है। मेरी बात समझ? भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है? भारतीय धर्म निरपेक्षता ये है कि दशहरे के दिन भी छुट्टी है और मुहर्रम के दिन भी छुट्टी है, गुरु नानक जयंती में भी छुट्टी रहेगी, हर दिन ही छुट्टी है। जितने धर्म उतनी छुट्टियां। मेरी बात समझ? फ्रांस में ऐसा नहीं, पाश्चात्य धर्म निरपेक्षता ऐसे नहीं है। समझ रहे हो ना? छुट्टी नहीं, हो गया अलग धर्मों के। समझ रहे? फ्रांस में किसी भी इस तरह का पब्लिक हॉलिडे नहीं होता है कि तुम्हारे धर्म का हॉलिडे है इसलिए तुम्हारा पब्लिक हॉलिडे हो जाए, इस वजह से हॉलिडे नहीं होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सभी धर्मों से समान दूरी, सभी धर्मों से फ्रांस की सरकार की, समझ रहे हो ना, फ्रांस के राज्य की समान दूरी। ठीक है, इस ये बोलेंगे पाश्चात्य धर्म निरपेक्षता। क्या मेरी बात समझ पाए? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है Yes, ना? sir. इसमें देखो समझो मेरी बात, ये केवल समझने का तरीका है। भारत की सरकार देखो, असल में हमारे यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा, हमारे यहाँ का थोड़ा सा अलग था। पहले ही गांधी जी ने बोल दिया था, 1920-30 में ही कहीं बोला था कि भारत में राजनीति और धर्म को अलग अलग नहीं किया सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? उनका या बोलने का गलत मतलब नहीं निकालना है सलोनी जी। उनके बोलने का मतलब बस इतना सा था कि भारत में जो भी लोग धर्म प्रैक्टिस करते हैं, धर्म की मॉरल वैल्यूज, धर्म की नैतिक शिक्षाओं को किसी भी तरह से राजनीति में लाएं। मेरी बात समझ? जैसे धर्म सिखाता है ईमानदारी से रहो, अच्छा जीवन व्यतीत करो, चोरी चकारी मत करो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह की चीजों को राजनीति में लाएं। ठीक है, यह समझाने के लिए गांधी जी ने बोला था कि भारत में राजनीति और धर्म का अंतराल अच्छा नहीं होगा, राजनीति और धर्म एक साथ साथ चलते हैं, यह समझाने के लिए। इस बात का लोगों ने एकदम ही उल्टा मतलब निकाल दिया है ना, कि भारत में राजनीति धर्म, धर्म में राजनीति हो गया। नहीं समझे बात? यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? फ्रांस का स्टेट इससे एकदम अलग है। यह पाश्चात्य जो सेकुलरिज्म है, वहां के राज्य एकदम अलग है। वह किसी भी एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखते। वहां पर बुर्का भी मना होगा, अगर उनके राज्य ने मना किया है, कृपाण भी मना होगा, पगड़ी भी मना हो जाएगी। मेरी बात सुनाई? और अगर तुम कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, सड़क के बीच में या कहीं सड़क के किनारे स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, आग लगा दी तुमने, है ना, तो वो अरेस्ट भी कर ले जाएंगे। उनके लिए सब धर्म ऐसे ही। मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम अपने घर के अंदर आप या इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते बहुत सारी जगहों पर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि इसकी इजाजत आपको लिखित में लेनी पड़ेगी सरकार से, तब आप ऐसा कर सकते हो बहुत सारी जगह पर। ठीक है, तो वहां पर राज्य कैसा है? वहां पर राज्य ने बराबर दूरी बना रखी है। वहां पर राज्य ने बराबर दूरी बना रखी है धर्म से। आपका कोई भी धार्मिक लॉ है, लेकिन वह राज्य के लॉ से कभी भी ऊपर नहीं होगा। कोई भी धार्मिक लॉ, लेकिन सबसे ऊपर किसका लॉ माना जाएगा? संविधान का या राज्य का। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। मेरी बात सुनाई? लेकिन भारत में एक मिला जुला व्यवस्था जैसा चलता है ना? कभी संवैधानिक लॉ ऊपर होते हैं और कहीं कहीं पर हम धार्मिक आजादी को लेकर कहीं कहीं बोलते हैं हमारे धार्मिक लॉ भी जरूरी है। क्या मेरी बात क्लियर है? भारत का राज्य, भारत का संविधान भी बोलता है कि हम धार्मिक रूप से सबको बराबर मानते हैं, धार्मिक आजादी हमने दे रखी है, इसीलिए किसी के धर्म के मामले में, किसी के पर्सनल निजी मामले में हम बोलने नहीं जाए। क्या मेरी बात क्लियर? अरे बोलो। मेरी बात समझाई? तो बहुत सारे देश है ऐसे जो अपने आप, तकरीबन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने आप को सेकुलर मानते ही नहीं। सबसे पहले तो वो देश जो सेकुलर नहीं है ना, जो कि धर्म निरपेक्ष नहीं है, जो किसी धर्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो सेकुलर नहीं है, धर्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसी धर्म के या इसी रिलीजन के अकॉर्डिंग या इसी में लिखे लॉज के अकॉर्डिंग ही हमारे देश का संविधान या हमारे देश की सरकार चलेगी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, सऊदी अरबिया। अरे बहुत अच्छा, एक तो याद ही रहता है पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और सऊदी अरब, ईरान, तालिबान। हाँ, और भी कुछ बता दो। कैथोलिक का कुछ बताओ, क्रिश्चियनिटी का बताओ।
क्रिश्चियनिटी ब्रिटेन ब्रिटेन नहीं, वो जर्मनी, नहीं, मेडिकल सिटी हो जाएगा। आयरलैंड। आयरलैंड। यस सर। आयरलैंड ब्रिटेन में है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में सर्कुलर जवाब आ गया पूरा। मेरी बात समझ? Yes, sir. ब्रिटेन में था कौन कोई नाम नहीं है। आयरलैंड, ठीक है। तो इन सब देश के संविधान में ही लिखा हुआ है, इन सब देशों के संविधान में ही लिखा हुआ है कि यह किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करेंगे, यानी संविधान किसी एक धर्म को ध्यान में रखकर लिखा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन हमारे देश का संविधान क्या बोलता है? सभी धर्मों को धर्मनिरपेक्ष है। Yes, sir. मेरी बात में सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है। अच्छा, यह शब्द कब जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्षता 1976। हाँ, 1976। हाँ, किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया है? 44 में। हाँ, 42वें संशोधन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है या भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है ये 1976 के 42वें संशोधन के बाद आई है? यस सर। संविधान में संविधान में 1976 के बाद आई है, बाकी जिसको प्रैक्टिस में लिया गया था वो आजादी। संविधान में भी धर्म पहले से थी। यस मेरी सर। बात समझ? धर्मनिरपेक्षता महज लिख देने से नहीं आ गई। Yes, sir. कोई चीज लिखी हुई, क्या समझाया था? कोई चीज लिखी हुई है लेकिन संविधान के अंदर नहीं है, उसके लिए कोई प्रावधान। यस सर। समझ रहा हो ना? कोई चीज प्रस्तावना में लिखी हुई है लेकिन संविधान के अंदर उसका कोई प्रावधान नहीं है। समझ रहे मेरी बात? Yes, sir. तो उससे कोई फायदा रह जाएगा नहीं। और ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं, ऐसे बहुत सारे आदर्श हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो संविधान के अंदर लिखी हुई है और प्रैक्टिस भी की जा रही है लेकिन प्रस्तावना में नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता पहले से थी। यस सर। समझ रहे हो ना? धर्मनिरपेक्षता भी संविधान में पहले से थी। कैसे बदलता है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में भी इक्वलिटी की बात कर रहे Yes, हैं। sir. इसके अलावा अनुच्छेद 25 से 28 है ना? 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो अनुच्छेद 25 से 28 भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता पहले से ही थी। लोगों को धार्मिक आजादी, धार्मिक अभिव्यक्ति की आजादी पहले से ही। क्या मेरी बात क्लियर है? धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रस्तावना में जुड़ जाना भारतीय संविधान को या भारतीय शासन को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाता है। धर्मनिरपेक्षता पहले से ही संविधान में थी और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता शब्द का हट जाना भी भारतीय संविधान को, समझ रहे हो ना, धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष से अलग नहीं बना देगा। यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पता है तुम्हें, भारत में जुडिशरी, समझा भी चुका हूँ स्रोत, जहां पर स्रोत दिखवाए थे, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना? न्यायपालिका संसद के बनाए कानूनों की आलोचना कर सकती है, उन्हें क्रिटिसाइज कर सकती है। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय संसद के बनाए हुए किसी विधान को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, यानी कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता एक प्रमुख गुण है। मेरी बात में क्या प्रावधान, क्या प्रस्तावना में कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो क्या जो चीज प्रस्तावना में लिखी है, क्या संविधान में केवल उतने गुण हैं? नहीं। संविधान में बहुत सारे गुण हैं, है ना, जिनकी चर्चा प्रस्तावना में नहीं है। उसी तरह से धर्मनिरपेक्षता भी पहले से ही संविधान में थी। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्षता ही है। अनुच्छेद 19 का ए भी कह सकते हो, 19 के ए में भी, है ना, आप क्या बोलते हो, कैसा फॉलो करते हो, वो सब भी धर्म, आप अपना एसोसिएशन बना सकते हो, Yes, sir. अपना समूह बना सकते हो, कैसा भी समूह हो सकता है, धार्मिक समूह भी हो सकता है। मेरी बात समझ? यह भी धर्मनिरपेक्षता ही है ना? राज्य किसी भी धर्म या किसी भी वर्ण या किसी भी लैंगिक आधार पर या भाषा के आधार पर या किसी भी अन्य आधार पर लोगों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। यह भी धार्मिक निरपेक्षता ही है, धर्मनिरपेक्षता ही है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो धर्मनिरपेक्षता महज शब्द जोड़ देने से धर्मनिरपेक्षता नहीं आ गई, पहले ही संविधान में धर्मनिरपेक्षता के पर्याप्त प्रावधान थे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जोड़ा क्यों गया? फिर जोड़ा क्यों गया? क्यों जोड़ा गया? क्योंकि हम उस दशक की बात कर रहे हैं जिस दशक में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हो रही थी, जिससे देश में सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़ रही थी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उस सांप्रदायिक हिंसा को कम करने के लिए या बताने के लिए या विश्व के अलग अन्य देशों में यह मैसेज देने के लिए प्रस्तावना क्यों लिखी जाती है? ताकि जो संविधान ना पढ़ पाए वो समझ पाए संविधान। यस सर। मेरी बात सुने? तो यह दर्शाने के लिए, मैसेज देने के लिए कि भारत किस तरह का देश है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष देश है, उस शब्द को अलग से लाकर जोड़ा गया। क्या मेरी बात क्लियर? ताकि देश में
अगर किसी को लग रहा है कि देश किसी संप्रदाय के अनुसार चल रहा है और किसी संप्रदाय के अनुसार झुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देश में पर्याप्त धर्मनिरपेक्षता है। यह बात को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए उसे प्रस्तावना में स्थान दिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलो। ठीक है, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और पाकिस्तान, ईरान और आयरलैंड नहीं है। फॉर एग्जांपल आयरलैंड में बहुत सारे लॉज, बहुत सारे कानून इस तरह से लिखे गए हैं जो कि क्रिश्चियनिटी पर बेस है। क्रिश्चियनिटी समझते हो ना? ईसाई धर्म पर, ठीक है, बेस्ड है। ईसाई धर्म में मान्यता नहीं मिलती है कि किसी भी तरह से क्या करवाया जाए। ईसाई धर्म में गर्भपात की मान्यता नहीं है। मेरी बात समझ आई? यानी अगर गर्भ में बच्चा आ गया तो उसका जीवन लेने का अधिकार उसके माँ बाप को नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ आई? अब कठिन टॉपिक, अगर कोई राष्ट्र ईसाई धर्म के मूल्यों को फॉलो कर रहा है, ईसाई धर्म के मूल्यों को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे में अगर किसी महिला है ना जो नहीं चाहती है कि बच्चे को जन्म दे, क्या मेरी बात क्लियर है? हो सकता है इसके साथ कोई जाति वो हुआ, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो उस जाति के दौरान अगर वो नहीं चाहती है कि बच्चे का जन्म हो, तो क्रिश्चियनिटी उसकी इजाजत नहीं देता है, जिसकी वजह से आयरलैंड का संविधान या आयरलैंड की संसद ऐसा इजाजत नहीं देती थी। क्या मेरी बात क्लियर है? जिसकी वजह से एक महिला है ना जो कि गर्भपात कराना चाहती थी और उसके बच्चे की स्थिति ठीक नहीं थी, वो गर्भपात नहीं करा पाई और जिसकी वजह से अंततः उस महिला की भी मृत्यु हो गई। मेरी बात समझ आई? तो ऐसे में वहां पर एक बहुत और बड़ी बात है, आयरलैंड में उस समय एक इंडियन नर्स थी, वो भी कौन थी? इंडियन नर्स, भारत की नर्स थी, जिसके साथ ऐसा हो गया था। उसके बाद आयरलैंड के लोगों ने मूवमेंट चलाया और यह प्रावधान बदला गया। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अभी भी वह देश मुख्यतः किसके आधार पर चल रहा है? क्रिश्चियनिटी के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत में भी कौन लोग चला रहे थे शासन? ब्रिटिशर्स किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं? ईसाई धर्म से। और ईसाई धर्म में चर्च के अनुसार होमोसेक्सुअलिटी क्या माना था? अपराध। तो इन लोगों ने भारतीय दंड संहिता जब लिखी तो सेक्शन 377 के अनुसार होमोसेक्सुअलिटी को एक अपराध घोषित कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? होमोसेक्सुअलिटी को एक बीमारी मानते थे, जिसकी वजह से ऐसे लोगों का इलाज किया जाता, जबरन इलाज किया जाता। तुमने एक एलन ट्यूरिंग का नाम सुना है तुम लोगों ने? एलन ट्यूरिंग, हाँ नाम तो सुन लिया होगा। एलन ट्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विश्व को पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देने वाले साइंटिस्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब यह लगा कि जर्मनी जीत जाएगा, क्योंकि उसने एक ऐसे उपकरण का समझो ना इजाद कर लिया है, एक ऐसे उपकरण का आविष्कार कर लिया है जो कुछ भी कोडिंग करता है, जो कैसी भी कोडिंग करता है, कैसे भी संदेश भेजता है। तो उस उपकरण को जीतने के लिए एक नए उपकरण का आविष्कार करना जरूरी हो गया था। मेरी बात सुनाई? जर्मनी द्वारा बनाए गए उस उपकरण का नाम था एनिग्मा। क्या नाम था? एनिग्मा। तो एनिग्मा को तोड़ने के लिए एक नया उपकरण बनाना था और उस नए उपकरण को बनाने के लिए ब्रिटेन ने उस समय के सबसे फेमस मैथमेटिशियन को कांटेक्ट किया और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया देश पहला, जिनका नाम क्या था? एलन ट्यूरिंग। क्या नाम था? एलन ट्यूरिंग। तो वो कैप्चा टेस्ट देखते हो कभी कभी? कैप्चा टेस्ट तुमने देखा होगा, तुम कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें ऐसे लिखा था कि YZP ऐसे कटाकर देना कि लिखिए इसे देखकर आता है ना। इस टेस्ट को बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग टेस्ट। क्यों सिर्फ ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं? उन्होंने बोला था कि पहली बार जब मशीन बहुत विकसित कर जाएगी तो हो सकता है वो कोड वगैरह, वो नंबर वगैरह खुद लिखने लगे। क्या मेरी बात समझ आई? तो यह जानने के लिए कि मशीन ही या भर रही है या आदमी भर रहा है, आदमी का दिमाग भर रहा है, इस तरह का थोड़ा सा टेस्ट बनाना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वो कुछ क्वेश्चन लिखे गए थे जिसके आधार पर तय किया जाता है कि यह उत्तर मशीन के द्वारा आ रहा है या आदमी के द्वारा आ रहा है। उस टेस्ट को बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग टेस्ट। फिलहाल तो कहाँ आ गए? बहुत दूर तक आ गए। कमिंग बैक, दोबारा से वापस आते हैं अपने उस पर। एलन ट्यूरिंग का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश की संसद जब
उनके बनाए हुए कंप्यूटर का इस्तेमाल हो गया, जब उनके द्वारा इजाद किया गया इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके विश्व युद्ध जीत लिया, है ना, तब उन्हें पता चला कि वह कैसे हैं, होमोसेक्सुअल। क्या मेरी बात क्लियर है? और उसके बाद उनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार किया गया, केमिकल कास्ट्रेशन किया गया, उनकी बहुत सारी दवाइयां चली, है ना, जिसमें अंततः उनकी जान चली गई। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन उस समय तक किस मान्यता पर चल रहा है? क्रिश्चियनिटी पर चल रहा है। क्रिश्चियनिटी में होमोसेक्सुअलिटी को एक बड़ा अपराध, एक बड़ी, है ना, जो भी बोल लो, है ना, एक बड़ी डिजीज के रूप में देखा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, समझ में आ गया? सो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, जिससे देख के लगता है कि बहुत सारे देशों में जो संविधान लिखा गया है उसकी मौलिक अवधारणा कहीं ना कहीं किससे लिखी है? किसी ना किसी धर्म के अनुरूप लिखी गई है, किसी ना किसी धर्म या किसी ना किसी ग्रंथ से बनाई गई है। भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में सारी चीजें किसी एक धर्म या किसी एक ग्रंथ से नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? और इसीलिए भारतीय संविधान भारतीय सरकार को, भारतीय राज्य को निर्देश देता है कि वो सभी धर्मों से बराबर दूरी, बराबर नजदीकी बराबर। क्या मेरी बात क्लियर है? बात वही है, बराबर दूरी बोलूं चाहे बराबर नजदीकी बोलूं, लेकिन बराबर नजदीकी बोलता हूं इसका मतलब इनकी भी सहायता करनी है, इनकी भी उनकी सहायता करनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? बराबर दूरी का मतलब क्या होता है? ना इनकी सहायता करूंगा ना इनकी सहायता करूंगा। अरे बोलो सर, ये दोनों प्रैक्टिस में दोनों चीज नहीं। भारत में मैंने बताया दूरी का मतलब जो हमारे मतलब धर्मों में जो क्या कहते अंधविश्वास है उनसे दूरी बनानी है। वो तो सही वो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। अंधविश्वास जितना ही पंद्रह का प्रैक्टिस करो, कोई तुम दही चीनी खा के आते हो एग्जाम देने, क्या कभी भारतीय सरकार ने बोला कि तुम डंडा से मारेंगे दही चीनी खाओ? हैं? तुम कोचिंग जा रहे होते हो या स्कूल जा रहे होते हो, बिल रास्ता काट के तैयार नहीं जाएंगे, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं जाते हो। मेरी बात सुन नहीं तो वो सब उसके लिए भारतीय संविधान कुछ नहीं कहता है। खूब प्रैक्टिस करो विश्वास, अपना मौज में रहो। मेरी बात सुन नहीं कोई बोलेंगे बस भारतीय संविधान बोलता है कि थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो, यस सर, है ना, थोड़ी वैज्ञानिक गतिशीलता दिमाग में विकसित हो, वैज्ञानिक चेतना लाओ, क्योंकि उसी से प्रोग्रेस संभव। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। चलो इतना समझ में आ गया? यस सर। चलो नोट करना स्टार्ट करेंगे। देखो बहुत सारे एग्जांपल है ना, जैसे मैंने बताया कि तुम्हें फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हॉलिडे में नहीं होता है। मेरी बात सुन रहे? और फ्रांस के संविधान में, फ्रांस के शासन ने डिसाइड किया है कि किसी खास तरह के वस्त्र ही पहनने हैं या यही चीजें पहननी है जिसमें आपका, है ना, ये सिर न ढका हो या चेहरा न छुपा हो, है ना, तो आपको वैसे ही वस्त्र पहनने हो। क्या मेरी बात क्लियर? जिसकी वजह से न केवल हिजाब वहां बैन हो गया था, साथ ही साथ कृपाण समझते हो ना? यस सर। कृपाण समझते हो? सिखिज्म में हमेशा एक कृपाण लेके चलना होता है, छोटा सा त्रिशूल टाइप का होता है ना, त्रिशूल क्या बोलोगे, खंजर टाइप का होता है ना, तो वो लेके चलना होता है, वो सब बैन है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बैन नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ, है ना, त्रिशूल जाके त्रिशूल लेके घूमो, कृपाण जाके कृपाण लेके बस में चढ़ जाओ, कुछ। क्या मेरी बात सुन रही? जो आपके घर में वो सब घर को बदल है कि आपस में खूब मार काट में जाओ, ठीक है? चलो समझ में आ गया? बोलो, देखो गैर से देखो, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ब्रैकेट में पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी विशेष धर्म को किसी भी धर्म विशेष को अपना ऑफिशियल रिलीजन किसे बोलेंगे? ऑफिशियल आधिकारिक, वेरी गुड, आधिकारिक धर्म नहीं घोषित करता है, तो अपना आधिकारिक धर्म नहीं घोषित करता है।
भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान संविधान में पहले से ही उल्लिखित है। जिसके अनुसार सभी धर्म के अनुयायियों को भारतीय राज्य समान दृष्टि से देखता है। साथ ही भारत में सभी धर्मों को सह अस्तित्व में रहने का और भारतीय भूमि पर पनपने का अधिकार है। यानी ग्रोथ का अधिकार है। बारिश नहीं हो रही है? पनपने का अधिकार है। भारत में प्रैक्टिस किया जा रहा है। चलन हम लोग तुम्हारी हिंदी मेरी बराबर हिंदी आती तुम लोग हिंदी मीडियम। चलो भारत में देखो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से एकदम अलग है। ठीक है? पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से एकदम अलग है। जहां पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत सरकार ने सभी धर्मों से या राज्य ने सभी धर्मों से बराबर
सद्भाव की भावना से, सर्वधर्म सद्भाव की भावना से सभी धर्मों को एक तरह का सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, अब मुझे 1 मिनट का टाइम होगा, ठीक, क्योंकि सर तुम्हारे आए नहीं है, हो सकता है अपनी क्लास पढ़ा, लेकिन पहले मैं टाइम ले लूँ। अगर तुम लोग कहीं जाना वाला है, कुछ पानी वाले के लिए पी लो, ठीक है। चलो एक चीज़ नहीं समझ में आता जैसे काफ़ी राज्यों ने धर्म निरपेक्षता आधार पर बनाए, तो जब राज्यों ने भाषा के आधार पर जो विभाजन करे थे नाम से, तो वो कहीं ना धर्म के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर। तमिलनाडु से पढ़ा था, तमिल भाषा के आधार पर तमिलनाडु पढ़ा था, धर्म के आधार पर नहीं। अच्छा हाँ, जैसे कि हैदराबाद में कोई विशेष अधिकार नहीं दे सकते, जम्मू कश्मीर में तो इस्लाम धर्म है, लेकिन वहाँ कोई विशेष अधिकार कुछ नहीं था। कॉपी मिल गई तुम्हारी भाई? सब लोग कॉपी में मेरा नंबर छोड़ दो, है ना, तो कॉपी भी खो जाएगी तो मिल जाएगी, है कि नहीं? अगर जैसे कोई कि ना कोई जानने वाला मिल जाता है, तो तुम्हारी कॉपी छूटेगी तो कल कॉल करके जाएगी। नहीं, मेरा पूरा बैग गायब हो गया, सर का नंबर जो पाया था सर के पास फ़ोन लगाया था। अरे हो सकता है अभी क्लास कंटिन्यू करे, देखते हैं आज, क्योंकि आज बारिश हो रही तो सकता है मैं वहाँ क्लास कैंसिल करें, फिर बच्चे जाए नहीं होंगे वहाँ। हाँ कंटिन्यू करेंगे सर। जो CSR टैक्स है, आएंगे सर, आएंगे, चलो।